हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत नामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वान-ठाप गुणांक या वान-ठाप घटक। वान-ठाप घटक के बारे में संबंधित तथ्य हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, जिसमें कि अपसामान्य अणुभार के बारे में मैंने बताया है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वैज्ञानिक रहे हैं वान-ठाप नामक वैज्ञानिक ने सन 1866 की में सामान्य अणुद्रव्यमान अर्थात जिनकी हम कहेंगे सामान्य विलयन, सामान्य सांद्रता वाले विलयन, विद्युत अपघट्ट विलयन और विद्युत अनवघट्ट विलयन, तीनों विलयनों के यहाँ पर उन्होंने अणुशंक गुणधर्म की स्टडी की है। तीनों विलयनों की, एक तो सामान्य सांद्रता वाले विलयन जो हम कहते हैं सामान्य सांद्रता विलयन, इन्हें हम कह सकते हैं सामान्य सांद्रता विलयन, ठीक है। विद्युत अनवघट्ट विलयन, विद्युत अनवघट्ट विलयन, और इसके बाद विद्युत अपघट्ट विलयन। इन तीनों के अणुसंख्यक गुणधर्म की जानकारी उन्होंने प्राप्त की है। अणुसंख्यक गुणधर्मों का उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वास्तव में विद्युत अपघट्ट विलयन होते हैं, उनके अणुसंख्यक गुणधर्म के मान विद्युत अनवघट्ट की अपेक्षा कैसे प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। और विद्युत अपघट्ट जो भी विलय घुला हुआ विलयन में उनके अणुसंख्यक गुणधर्मों को जानने के लिए सबसे पहले अणु का संयोजन होता है, वियोजन होता है, और उनके मान को जानने के लिए उन्होंने एक घटक दिया है जिसे कहा जाता है वान-ठाप घटक, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और I का मान निकालने के लिए एक सूत्र यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ सामान्य अणुभार, यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे प्रेक्षित अणुभार। तो इस प्रकार से हम इनके कैलकुलेशन कर पाएंगे। प्रेक्षित अणुभार या आप अणुद्रव्यमान लिख सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम उनके वान-ठाप घटक का मान कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ तीन कंडीशन दी गई, तीन कंडीशन में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विलय के अणुओं का संगुणन होना, फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे विलय के अणुओं का वियोजन, और तीसरे नंबर पर देखेंगे ना तो संगुणन हो ना वियोजन हो। उस स्थिति में अणुसंख्यक गुणधर्म देखेंगे विलयन के, उनका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। चलिए हम आगे चलते हैं। वान-ठाप घटक I का मान, तो यहाँ पर हम देखेंगे संगुणन क्या है, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सामान्य अणुभार के बारे में मैंने आपको वीडियो दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं संगुणन क्या है। तो हम यहाँ विलय के संगुणन पर वान-ठाप घटक का मान देखेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पर एक विलायक है, उदाहरण के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं कोई भी विलायक है, ठीक। एक बीकर मैंने यहाँ पर बना लिया है। बीकर के अंदर यहाँ पर एक विलायक मौजूद है जिसका नाम हम दे देते हैं बेंजीन, ठीक। उन्होंने बताया है कि वास्तव में किसी भी विद्युत अनवघट्ट को जब किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक में घुलने के बाद उसके अणुओं का संगुणन हो जाता है, उसके अणु आपस में जॉइंट हो जाते हैं, और संगुणित होने के कारण विलयन में कणों की संख्या या अणुओं की संख्या में कैसे आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक ना। जिसके कारण उनके अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान कैसे हो जाते हैं, कम प्राप्त होते हैं। ये हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में बेंजीन एक विलायक के रूप में लिया गया है, और बेंजीन विलायक में एक विलय पदार्थ घुला गया है जिसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल। यहाँ हम देखेंगे एक पदार्थ घुला हुआ है, एसिटिक अम्ल यहाँ पर घुला गया है। ये देखिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना है, ये आप कर सकते हैं। 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर बना है, 6 अणु आपको दिख रहा है, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, आप ध्यान देंगे। तो ये जो है वो एसिटिक अम्ल के अणु है, इन्हें हम कहेंगे एसिटिक अम्ल। ये संगुणन से पहले जैसे ये घुलेंगे तो इन अणुओं के बीच में संगुणन हो जाएगा। संगुणन होने से तात्पर्य होता है अणु एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। किस प्रकार से जुड़ते हैं संगुणन में जहाँ देखेंगे हम। सबसे पहले CH3 एसिटिक अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा है। ऐसे ही दूसरा प्रतिरूप हमें यहाँ पर बनाना है।
तो यहाँ हम ले लेंगे एक हाइड्रोजन H और कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ पर जोड़ेंगे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे CH3। यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर किस प्रकार से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश यहाँ पर उत्पन्न होता है। ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो आंशिक ऋणावेश। अब इनके बीच में डॉट डॉट करके एक बॉन्ड बना दीजिए जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना दिया है। यदि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो वो वीडियो देख के आप हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझ सकते हैं। वो प्लेलिस्ट 11 की प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अणुओं के बीच में संगुणन हो गया है। संगुणन से तात्पर्य जो दोनों अणु आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए हैं। इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ गए हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा यहाँ पर ये जुड़ गए हैं। तब इनके बीच में जो संगुणन होता है, तब डायग्राम में यहाँ पर इन अणुओं के बीच में आपको संगुणन नजर आता है। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संगुणन हो गया है, इनके बीच में संगुणन हो गया, इनके बीच में संगुणन हो गया। तो ये अणु अब एक साथ में बाउंड हो गए हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो अब इनमें कणों की संख्या, अणुओं की संख्या घटकर कितनी रह गई है? कम रह गई है। पहले की अपेक्षा कितनी हो गई है? कम हो गई है। पहले यहाँ पर 6 अणु दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर 3 अणु दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बिलियन में कणों की संख्या में कैसी आ जाती है? कमी आ जाती है। यदि बिलियन में कणों की संख्या में कमी आती है या अणुओं की संख्या में कमी आती है या आयनों की संख्या में कमी आती है तो उसके अणु संख्या गुणधर्म के मान घट जाते हैं। ये वाइनठाप बताता है। यहाँ हम देखेंगे, अब इसका परीक्षण करके हम ज्ञात कर लेते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से ऐसा होता है। तो इस एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार निकालते हैं। सामान्य अणुभार क्या है? देखिए, एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार निकालने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ किस प्रकार से निकालना है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। देखिए, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन में 3 का गुणा है तो 1 लिखेंगे, पहले हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 का गुणा कर देंगे, ठीक, प्लस लगाएंगे, फिर कितना लिखा है? 12। फिर कितना लिखा हुआ है? कार्बन का हमने 12 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितनी बार लिखा गया? 2 बार। तो 2 बार प्लस कर देंगे, 16, ठीक। फिर एक बार हाइड्रोजन है, लिख देंगे। अब इस सबका टोटल कर लीजिए आप। टोटल जो आएगा वो इसका सामान्य अणुभार भी प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। जी आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा, जी हो जाएगा 12, 12 प्लस 3, फिर 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर 16 दूनी कितना होता है? 32। यहाँ 32 लिख देते हैं, फिर प्लस में लिखते हैं 1। अब यहाँ पर टोटल हम करेंगे, इनका योग हम कर लेते हैं, एडिशन इनका कर लेते हैं, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है 12, 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 के बाद यहाँ देखेंगे 12 इसमें ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 27 हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 27, फिर 32 और ये 31, 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33। इन दोनों को आप एडिशन कर लीजिए इनका, तो ये आ जाएगा 60। तो इसका एक एसिटिक अम्ल का आता है 60 अणुभार आता है, ठीक, जिन्हें आप देख रहे हैं 60 अणुभार जिसका आता है निकलकर। चूंकि यहाँ 2 एसिटिक अम्ल के अणु आपस में संयोजित हो गए हैं तो इसके कारण इनका जो मोलिकुलर वेट आएगा परीक्षण के बाद वो आएगा 120। ये सामान्य अणु द्रव्यमान है, जो अणुभार है आपका परीक्षण के बाद। तो वाइनठाप घटक आई का मान निकालने के लिए सूत्र आपके सामने दिया गया था। एक तो सामान्य अणुभार, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, सामान्य अणुभार या सामान्य अणु द्रव्यमान। दूसरा था प्रेक्षित अणुभार, तो यहाँ पर देख पाएंगे प्रेक्षित अणुभार। अब यहाँ सामान्य अणुभार में आप देख पा रहे हैं, तो सामान्य अणुभार आई बराबर यहाँ पर लिखेंगे, सामान्य अणुभार कितना है? तो 60 लिख देंगे। प्रेक्षित अणुभार 120 है तो 120 लिख देंगे यहाँ पर। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 दूनी 12, अर्थात 2 से डिवाइड हो रहा है, 1/2 यहाँ पर आ रहा है काटने पर। तो इसका आंसर यहाँ पर हमें इस प्रकार से मिलेगा, 1/2 और जे हमें मिल जाएगा 0.5। आई का मान मिलेगा हमें 0.5, मतलब वाइनठाप घटक का मान 1 से कम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वाइनठाप गुणांक में यदि विलेय का संगुणन होता है तो उनके अणु संख्या गुणधर्मों के मान घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। यदि उनका मान 1 से कम प्राप्त होता है तो विलेय के अणु संख्या गुणधर्म के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है।
आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से ये अभी मैंने पहला बिंदु आपको बताया है, विलय के समगुणन पर वांछा गुणक का मान अभी आपको क्लियर किया है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में विलय के समगुणन के बाद हम देखेंगे विलय के वियोजन पर वांछा घटक आई का मान। चलेंगे नेक्स्ट, विलय के वियोजन पर वांछा घटक आई का मान। तो विलय का वियोजन कैसे होगा? विलय का वियोजन होने से तात्पर्य कोई भी विद्युत अपघट्ट है जिसे हम विलायक में घोलते हैं, जब विलायक में विद्युत अपघट्ट को घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूटने की प्रक्रिया है कि वह उसका अपघटन हो जाता है, आयनाइजेशन उसका होता है, वियोजन उसका हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही देखना, एक विद्युत अपघट्ट यहाँ पर हम लेंगे उदाहरण के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बीकर हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये बीकर मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक। यहाँ पर विलायक जिसके अंदर विद्युत अपघट्ट घोला गया है, विद्युत अपघट्ट के रूप में मैं यहाँ पर KCl यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ये KCl के अणु है, ठीक, KCl है। अब इस विद्युत अपघट्ट यहाँ पर घुला हुआ है, तो विद्युत अपघट्ट KCl के रूप में लिया गया है, तो KCl का सबसे पहले यहाँ पर वियोजन होगा। क्या होगा? वियोजन होगा, अर्थात ये टूट जाएगा। टूटने पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर टूटता है KCl। तो KCl का जब वियोजन होता है तो किस प्रकार से यहाँ पर टूटता है, K धनायन और Cl ऋणायन के रूप में यहाँ पर ये टूट जाएगा, अर्थात आयनों की कणों की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं और इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब विलयन आपको कैसा नजर आएगा यहाँ देखेंगे। अब विलयन हमें कैसा नजर आने वाला है, क्योंकि यह कणों की संख्या में हो गई है वृद्धि, और कणों की संख्या में जब वृद्धि हो जाती है तो विलयन के अणु संख्या गुणधर्म के मान में भी वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कणों की संख्या अब पहले की अपेक्षा बढ़ चुकी है और में वृद्धि हो चुकी है। यहाँ पर हमें ये नजर आने वाला है, ठीक। जितने यहाँ पर एक में पोटेशियम धनायन है तो यहाँ पर Cl ऋणायन होंगे, Cl ऋणायन है, पोटेशियम धनायन होंगे। तो इस प्रकार से आपको धनायन Cl पर ये धन, Cl पर ऋण, ऋण, धन, और यहाँ पर आपके पास धन अर्थात पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सभी इस प्रकार से परिवर्तित हो गए हैं, धन आयन और ऋण आयन, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आयन यहाँ पर दिखाई देंगे, इनकी कणों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो गई है। जब कणों की संख्या में वृद्धि हो गई है तो फिर विलयन के अणु संख्या गुणधर्म के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कणों का वियोजन हो रहा है, विलय का वियोजन हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यही कहा जाता है कि जब किसी विलायक में विद्युत अपघट्ट को घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। यह क्रिया विलायक का वियोजन, विलय का वियोजन कहलाती है, और वियोजन पर उसके विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब इसे वांछा घटक के आधार पर हम देख लेते हैं किस प्रकार से वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम इनका सामान्य अनुभार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सामान्य अनुभार क्या इनका आता है, वहां पर हम यहाँ देख लेते हैं सामान्य अनुभार हमें कितना प्राप्त होता है। देखिए KCl का सामान्य अनुभार यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने KCl का सामान्य अनुभार निकल कर आता है। K का कितना होता है? K का अपन मानते हैं 40, ठीक, और प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 यहाँ पर आता है। इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब ये टोटल मिलाकर हो गया है 75.5 यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसे हमें कितने दो भागों में डिवाइड हो गया, तो औसत करके दो भागों में हम इसे डिवाइड करके लिख देते हैं। तो दो के हम इसे भाग लगाते हैं इसमें, तब हमारे सामने दो से डिवाइड कर देते हैं इसे, क्योंकि ये कणों की संख्या कितनी आ गई है? दुगनी प्राप्त हो गई है। तब हम इसे दो से डिवाइड कर देंगे। दो से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ आप देखेंगे 37, और यहाँ पर 0.5 में है तो हम यहाँ लिख देंगे 2.25 यह लिख देंगे। इतना हमें आंसर यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, और ये वास्तव में प्रेक्षित अणुभार यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ये सामान्य अणुभार है, ये प्रेक्षित अणुभार है। अब हम I का मान, वांछा घटक I का मान यदि ज्ञात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सामान्य अणुभार, ठीक, सामान्य अणुभार या अणु द्रव्यमान भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिखेंगे हम नीचे प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार। यहाँ आप देखेंगे कैलकुलेशन करते हैं इनकी हम गणितीय गणना,
ये मैंने सामान्य अनुभार लिख दिया ऊपर और प्रेक्षित अनुभार लिखेंगे हम यहाँ नीचे, तो दिया है 37.25। जब इन्हें कैलकुलेट करते हैं कि गणना करते हैं तब हमें प्राप्त होता है मान, जो प्राप्त होगा वो 2 हमें मान प्राप्त होगा। अर्थात आई का मान हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो ये कह सकते हैं वांट हाफ घटक का मान अब हमें 1 से अधिक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वांट हाफ घटक जब 1 से अधिक प्राप्त होता है तो विलय में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी है और अणु संख्या गुणधर्म के मान में भी वृद्धि होगी। अणु संख्या गुणधर्म के मान में भी वृद्धि होगी। इससे हमें ये स्पष्ट होता है। तीसरे बिंदु पर अब हम चलेंगे, ना तो विलय का संगुणन हो रहा होगा ना विलय का वियोजन हो रहा होगा। उस कंडीशन में भी हम इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। चलिए थर्ड नंबर पर, ना संगुणन व ना वियोजन होने की स्थिति में, यदि विलय का ना तो संगुणन होगा ना वियोजन होगा, उस स्थिति में हम यह कह पाते हैं ना तो उसका संगुणन हो पाए ना वियोजन हो पाए तो उसके अणुभार में किसी प्रकार की कमी भी नहीं होगी और बढ़ोतरी भी नहीं होगी। अर्थात उसका अणुभार सामान्य अणुभार की तरह व्यवहार करेगा रहेगा। जैसे कि हमने एक एसिटिक अम्ल को लिया था, यहाँ पर हम विलायक में एसिटिक अम्ल घोल रहे थे, उस एसिटिक अम्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई एसिटिक अम्ल घुला हुआ है, CH3COOH यहाँ पर मौजूद है, तो इसका सामान्य अणुभार हमने 60 ज्ञात किया था। तो परीक्षण के बाद भी हमको इसका अणुभार जो मान निकलेगा, सामान्य अणुभार हमें यहाँ पर 60 प्राप्त हो रहा था। ठीक, तो परीक्षण के बाद या प्रेक्षित अणुभार यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, तो प्रेक्षित अणुभार भी हमें 60 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर संगुणन नहीं हो रहा है। तब ऐसे ही हम KCl का भी निकाल सकते हैं, KCl का भी हम देख सकते हैं। तो KCl का भी यदि वियोजन नहीं होता है, यहाँ पर KCl घुला हुआ है और यदि इसका वियोजन नहीं हो रहा है, वियोजन ना होने की स्थिति में देख रहे हैं, इसका अणुद्रव्यमान 75.5 था, तो ये सामान्य अणुद्रव्यमान की तरह है। ये प्रेक्षित अणुद्रव्यमान है, तो प्रेक्षित अणुद्रव्यमान भी हमको इतना ही प्राप्त होगा, 75 या 75.5 भी प्राप्त होगा। और जो कि वास्तव में वांट हाफ घटक का मान 1 के बराबर हमें प्राप्त होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि वांट हाफ घटक का मान कितना प्राप्त होगा। यदि 60 पे निकालेंगे अम्ल के लिए तो ये हमें 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि हम यहाँ देखना चाहते हैं, लवण के लिए देखना चाहते हैं, वांट हाफ घटक विद्युत अपघट्य के लिए देखना चाहते हैं, तो 75.5 बटा 75.5 यहाँ भी हमें वांट हाफ घटक 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात ना तो इनका संगुणन हो रहा है ना वियोजन हो रहा है, अर्थात अणु संख्या गुणधर्म के मान में किसी प्रकार की कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है, ये हमें देखने को मिलेगा। यदि संगुणन और वियोजन ना हो तो अणु संख्या गुणधर्म जैसे कि मान हम देखेंगे, अणु संख्या गुणधर्मों के मान जैसे कि परासरण दाब है, वाष्प दाब अवनमन है और मोलल हिमांक अवनमन है और क्वथनांक उन्नयन है, इन सब के मान हमें एक समान प्राप्त होंगे। तब हम ये किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बताया जाएगा। वांट हाफ घटक आई का मान यहाँ पर देखेंगे, तो आई बराबर ये मान जब हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले परासरण दाब पाई, वो भी कैसा है, ऑब्जर्व निरीक्षण, और ये कैसा है वांट हाफ, ये परासरण दाब ये कैलकुलेटेड मान है, प्रेक्षक द्वारा प्राप्त मान है। ये वास्तव में वाष्प दाब अवनमन हम जिसे बोल रहे हैं डेल्टा पी, ऑब्जर्व जहां पर देखेंगे निरीक्षण द्वारा डेल्टा पी, ये कैलकुलेशन द्वारा प्राप्त मान है, इसके बराबर होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे हम डेल्टा टीवी, ये कि वास्तव में क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। क्वथनांक उन्नयन का मान जो कि ऑब्जर्वेशन से प्राप्त है देखने पर, और ये डेल्टा टीवी ये प्रेक्षण से प्राप्त है। ये सारे मान आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। डेल्टा टी एफ जिसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन से प्राप्त है, और डेल्टा टी एफ जो कि कैलकुलेशन से प्राप्त है। इन सबके मान हमें एक समान प्राप्त होंगे और वो मान होगा 1 हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 हमें प्राप्त होगा। ये वांट हाफ घटक का मानना है। ठीक है, यदि उसमें संगुणन और वियोजन ना हो तो तब हम इन्हें किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब को लिखते हैं आई से, यहाँ पर इंटू करते चलेंगे इन सब में, क्योंकि ये वांट हाफ गुणांक का मान है,
इसके बाद डेल्टा टीवी में आप देखते हैं जो मान आता है उसे हम आई से कम, तो आई यहाँ पर इंटू लिखेंगे, के वी क्वथनांक उन्नयन, ठीक ना, स्थिरांक है, इंटू एम मूलता है यहाँ पर। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ, यहाँ पर लिखना है, इंटू लिखना है एम। तो यहाँ पर ये वन हाफ घटक के मान हमें प्राप्त होंगे, इनसे हम इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण वन हाफ घटक के लिए यहाँ पर मौजूद है, ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो बने रहिएगा, आपको केमिस्ट्री विषय 12th केमिस्ट्री के पूरे वीडियो लगातार धीरे धीरे मिलने वाले हैं, ठीक है। 1 बाय 1 एक के बाद एक लाइन क्रमशः मिलेंगे। चैप्टर अभी 2 चल रहा है, ठीक। और यदि आपको कोई कमेंट्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे लिख दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने का पूरी कोशिश करूंगा और 24 घंटे के अंदर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,